हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज कुशवाहा और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की थर्ड क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो बच्चों, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स रिजॉल्व करना, फोर्सेस का बार बार यूज़ होगा इसका, तो इसको अच्छे से आपको आना चाहिए कि हाउ टू रिजॉल्व दी फोर्सेस। तो पहले समझते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स होता क्या है। बच्चों, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई बॉडी है, ये सपोज मैंने कोई बॉडी बनाई और ये बॉडी में सपोज मैंने इसमें फोर्स लगाया एफ, कोई फोर्स लगाया। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैंने बताया था आपको कि जब भी किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्स है, सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं, तो उन बॉडी का अगर हम देखना चाहते हैं, उन सारे फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा बच्चों? रिजल्टेंट का मतलब होता है द वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, द वेक्टोरियल सम ऑफ वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं किसी बॉडी पे, उनका अगर एक सम निकालना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। तो सपोज वापस आते हैं कि अगर हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ता है। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी फोर्स, कोई फोर्स लग रहा है बॉडी में, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, रिजॉल्व करने का मतलब होता है बांटना, फोर्स को बांट देना। तो जब भी हम रिजॉल्व करते हैं किसी फोर्स तो हमेशा उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं रिजॉल्व कर देना। इसमें कंडीशन जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, बांटते हैं, तो रेजोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि फोर्स का बढ़ जाना, उसमें जो फोर्स लग रहा था और उस फोर्स के कारण जो इफेक्ट पड़ रहा था बॉडी पे, तो रिजॉल्व करने के बाद भी बॉडी पे सेम इफेक्ट पड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहनी चाहिए, और यूनिफॉर्म मोशन पे है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहनी चाहिए। स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए बॉडी की व्हेन वी रेजोल्यूट द फोर्स, जब फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूं, तो सपोज मैं एक्सिस बना देता हूं, ठीक है ना। तो हम एक्स एक्सिस के अलावा अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ, सपोज ये एंगल बना रहा है यहाँ से थीटा, तो इसको मैं रिजॉल्व करूंगा तो यहाँ लिखूंगा एफ कॉस थीटा, यहाँ लिखूंगा एफ साइन थीटा। इस तरह से हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स करते हैं। तो सपोज मैंने इसको इन दोनों फोर्सों में बांट दिया है, इस फोर्स को मैंने दोनों फोर्स में बांट दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इस फोर्स को अब लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है। अब मैं जो पहले मैंने फोर्स बनाया था, या तो वो फोर्स लगा रहा है या उसको बांट के अपन ये दोनों फोर्स लगा दें, मीनिंग सेम है। मतलब इफेक्ट बॉडी में जो पहले था अभी भी वही रहेगा, कोई भी इफेक्ट या स्टेट, मैं बार बार बोलूँ जैसे कि स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए जब हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो किसी फोर्स को जब हम बांट देते हैं, उसके दो कंपोनेंट बना देते हैं, दैट्स कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, इसी को हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। और अगर जस्ट अपोजिट करूं मैं इसका, कि दो फोर्स लग रहे हैं, तो इन दोनों फोर्स की जगह मैं क्या करूं, एक सिंगल फोर्स यहाँ पर लगा दूं जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, स्टेट चेंज ना करे। अब मैं इन दोनों को हटा देता हूं और वापस मैंने क्या किया, इन दोनों फोर्स की जगह एक फोर्स लगा दिया। तो इस प्रोसेस को, ये अपोजिट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ फोर्स, कंपोजिशन ऑफ फोर्स, दैट्स कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्स। सो अब देखते हैं कि रिजॉल्व करते कैसे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, उसमें रिजॉल्व किया था एक्स एक्सिस के अलाउंग एफ कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलाउंग एफ साइन थीटा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बच्चों को अधिकतर दिमाग में एक चीज रहता है कि एक्स एक्सिस के अलाउंग किसी चीज फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो हमेशा कॉस लेते हैं, और वाई एक्सिस के अलाउंग जब भी रिजॉल्व करते हैं तो हमेशा साइन लेते हैं। तो इस डाउट को थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। हमें दिमाग में बिल्कुल भी ये चीज नहीं रखनी है कि एक्स एक्सिस के अलाउंग कॉस लेंगे और वाई एक्सिस के अलाउंग साइन लेंगे।
उसके लिए सबसे पहले मैं सबसे इजी सा एक सिंगल फोर्स ले लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ फोर्स ले लिया F, ठीक है। अब सपोज ये y एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, y एक्सिस से। अब इस फोर्स का अगर मैं रेजोल्यूशन करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस फोर्स को रिजॉल्व करो, ठीक है ना, तो ये बोलना एकदम गलत होगा कि फोर्स को रिजॉल्व करो। फोर्स को जब भी बोलते हैं रिजॉल्व करो तो किसके अलाउंग करना है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मैं बोलता हूं इस फोर्स को रिजॉल्व करो इस फोर्स के अलाउंग, तो इसका रेजोल्यूशन होगा ही नहीं, इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इस फोर्स को मैं इस फोर्स के अलाउंग ही रिजॉल्व करूंगा तो फोर्स तो एक्सिस पे आ गया, ये रिजॉल्व नहीं होगा। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है कि इस फोर्स को रिजॉल्व करना है किसको नहीं करना है। तो जब भी हम बोलते हैं कि रिजॉल्व करो तो किसके अलाउंग करना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। जैसे मैं बोलता हूँ रिजॉल्व द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर कि एक्स एक्सिस के अलाउंग इसको रिजॉल्व करना है, इस फोर्स को किसके अलाउंग रिजॉल्व करना है, एक्स एक्सिस के अलाउंग। अब इसको एक्स एक्सिस के अलाउंग करना है तो क्या ये एक्स एक्सिस पे है ये फोर्स, क्या वाई एक्सिस पे है? नहीं है। अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा है ये फोर्स, मतलब इसका रेजोल्यूशन होगा। सबसे पहला डाउट तो क्लियर होगा कि रेजोल्यूशन कब होता है कब नहीं होता है। तो कोई भी फोर्स अगर जिस एक्सिस के अलाउंग करना है उस एक्सिस या उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे कंफर्म, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो सपोज यहाँ पर अगर मैं इसको फोर्स को रिजॉल्व करूंगा अब एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो देखिए इसका एक यहाँ कंपोनेंट बनेगा एक यहाँ कंपोनेंट बनेगा। तो ये मैंने लिख दिया एफ, यहाँ भी लिख दिया एफ। अब बात आती है कॉस और साइन किस तरह से लेते हैं अपन। तो देखिए जिस एक्सिस के अलाउंग हम इसको रिजॉल्व करते हैं उस एक्सिस से अगर हमें थीटा पता है तो उसके साथ कॉस लेते हैं, उसके अपोजिट वाले के साथ साइन लेते हैं। जिस एक्सिस के अलाउंग हमें रिजॉल्व करना है उस एक्सिस से एंगल पता है तो उसके साथ कॉस आएगा, उसके अपोजिट वाले के साथ साइन। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हमें जिस एक्सिस के साथ अलाउंग करना है एक्स एक्सिस के साथ अलाउंग करना है, क्या इस एक्सिस के साथ मुझे इस फोर्स का एंगल पता है? निकालने को मैं निकाल सकता हूँ 90 माइनस थीटा, पर मैं सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या एंगल पता है, नहीं पता। किसके साथ पता है? वाई एक्सिस के साथ पता है। तो अब ये कॉस किसके साथ बनाएगा? वाई एक्सिस के साथ। कॉस कहाँ लिखेंगे अपन? यहाँ पर। और इसके अपोजिट वाले के साथ क्या जाएगा ऑटोमेटिकली? साइन थीटा। तो एफ यहाँ पर क्या जाएगा आपका एक्स एक्सिस के अलाउंग, आपका रेजोल्यूशन कितना जाएगा? एफ साइन थीटा। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस के साथ लिखना चाहे रिजॉल्विंग फोर्स ऑफ अलोंग वाई एक्सिस तो क्या जाएगा? एफ कॉस थीटा। तो क्लियर हुआ, जिस एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना है उस एक्सिस के साथ अगर एंगल पता है तो तब लेते हैं उसके साइड कॉस थीटा, उसके अपोजिट वाले के साथ साइन थीटा। ये चीज अच्छे से समझना है हमें, एक्स के अलाउंग कॉस और वाई के अलाउंग साइन ये चीज नहीं रखनी है, सबसे पहली चीज। सेकंड थिंग, एक थोड़ा एक क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। सपोज मैंने ले लिया एक फोर्स ये F1, ये फोर्स ले लेता हूँ मैं F2, यहाँ एक फोर्स ले लेता हूँ मैं F3, और सपोज एक फोर्स ये होगा आपका F4। सपोज मैं एंगल ले लेता हूँ यहाँ से ये थीटा, इसका एंगल ले लेता हूँ यहाँ से थीटा 2, ठीक है ना। अभी सिम्युलेट के फोर्स है, नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स में आप 2 और मोर देन 2 फोर्स ले सकते हैं, मैं 2 फोर्स में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेजोल्यूशन करते कैसे। तो सपोज मैं बोलता हूँ रिजॉल्विंग फोर्स अलोंग। अब देखिए जब तक मैं ये क्लियरिफाई नहीं करता हूँ कि किसके अलोंग रिजॉल्व करना है तब तक आप ये नहीं क्लियर कंफर्म कर पाएंगे किस फोर्स को रिजॉल्व करना है, किसके कंपोनेंट बनेंगे और किसके नहीं बनेंगे। मैं अभी और अच्छे से आपको क्लियर करता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए सपोज यहाँ मैं बोल देता हूँ रिजॉल्विंग फोर्स अलोंग, इसको मैं एक्स एक्सिस से ले लेता हूँ, सपोज इसको ले लेता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है। तो रिजॉल्विंग फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए
अब सबसे पहले फॉर लाइन हम जितने फोर्स हैं सबको एक बार चेक करते जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले F1 लेते हैं। अब देखिए F1 फोर्स रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये किसके अलाउंग निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलाउंग। क्या ये फोर्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, हाँ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं होगा, ये तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। हम एक्स एक्सिस पे लिखना चाहेंगे तो इसका क्या लिखेंगे यहाँ पर, F1। सपोज आप बोल रहे हो सर इसको आप रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, इसको रिजॉल्व करो, उसमें कुछ एंगल लिखो। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जिस एक्सिस के साथ वो एंगल बनाता है उसके साथ कॉस लेते हैं। तो ये एक्सिस है, इसी के अलाउंग रिजॉल्व करना है, इसके ऊपर रखा हुआ तो एंगल कितना है, 0। और उसी एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो हम कॉस लेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा F1 cos 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो अल्टीमेटली आपके क्या आ गया, F1 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्स ले लेते हैं F2। अब देखिए क्या ये रिजॉल्व होगा, हाँ रिजॉल्व होगा। ये एक्स एक्सिस पे भी नहीं है, वाई एक्सिस पे भी नहीं है, ये इंक्लिनेशन पे है। तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। तो दो कंपोनेंट जब इसके बनेंगे तो एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा, एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा, ठीक है ना। अच्छा बच्चों कंपोनेंट बनाने में दिक्कत जाती है, ये तो क्या स्ट्रेट मैंने बनाया है क्वेश्चन तो इजीली समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब थोड़ा सा बॉडी इंक्लाइंड हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, तो उसके इसमें बच्चों को प्रॉब्लम जाती है कि फोर्स लगाना कहाँ। तो हमेशा क्वाड्रेंट दिमाग में रखें, इमेजिन करें पूरा का पूरा क्वाड्रेंट, अगर बॉडी टिल्ट हुई तो पूरी के क्वाड्रेंट को टिल्ट कर दें। सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई फोर्स लाई कर रहा है तो अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता है वो, सेकंड फोर्स सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहता है, इंक्लाइंड होता है, ठीक है ना। इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में कोई फोर्स होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही इंक्लाइंड होता। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको जो मूव कराना है अपने क्वाड्रेंट में ही कराना है। वो क्वाड्रेंट अपन बनाते कैसे हैं, जो भी हम एक्सिस जिसके भी अलोंग बोलते हैं हमसे, जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग बोला है तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्वाड्रेंट बना लिया। अभी अब मैं एक दूसरा भी आपको करके बताऊंगा किसी और एक्सिस के अलावा, तो आपको और थोड़ा क्लियर होगा। इसको आगे कंप्लीट कर लेते हैं। तो F2 पे दो कंपोनेंट बनेंगे। तो देखिए F2 एक्स एक्सिस के अलावा रिजॉल्व कर रहे हैं। क्या हमें जो F2 फोर्स का एक्स एक्सिस से एंगल पता है, पता है। तो मतलब ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा तो कॉस लेंगे। तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ पे F2 cos θ1, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना जाएगा ये प्लस F2 cos θ1। अच्छा यहाँ प्लस क्यों लिया मैंने, यहाँ मैंने F1 को कुछ नहीं लिखा था, मतलब प्लस माना था, राइट हैंड साइड प्लस माना था, ये भी राइट हैंड साइड डायरा प्लस लूंगा। अच्छा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्यों देखना पड़ता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अगर राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मान रहे हो तो लेफ्ट को नेगेटिव मानोगे, अपवर्ड पॉजिटिव मान रहे हो तो डाउनवर्ड नेगेटिव मानोगे। और कुछ ऐसा कंपल्सन नहीं है कि डायरेक्शन राइट हैंड से पॉजिटिव मानना है, लेकिन राइट हैंड साइड अगर नेगेटिव लेते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव मानो, इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आ जाता है ये फोर्स। अच्छा इसका दूसरा कंपोनेंट में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी हम रिजॉल्व कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, हमें वाई एक्सिस से मतलब नहीं है। इसका एक कंपोनेंट बनेगा वाई एक्सिस का, लेकिन अभी हम एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने लिखा है। अब देख लें, ये देखिए F3 क्या इसका रेजोल्यूशन होगा, होगा बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ना एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे भी नहीं है। इसका रेजोल्यूशन करते हैं तो ये किसके साथ एंगल बना रहा है, क्या एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। निकालने को अपन निकाल सकते हैं 90 माइनस θ2 करके, लेकिन मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉस और साइन आपको डायरेक्ट जल्दी से कैसे लेना आना चाहिए। क्या मुझे एक्स एक्सिस के इसका एंगल पता है, नहीं पता, ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, मतलब वाई के साथ क्या आएगा कॉस, तो इसके साथ क्या जाएगा इसका कंपोनेंट F3 sin θ2, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस, क्योंकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लेंगे नेगेटिव। तो ये कितना जाएगा F3 sin θ2, क्लियर। नेक्स्ट फोर्स F4। अब F4 आपका फोर्स कहाँ लग रहा है, आपका जस्ट डाउनवर्ड नीचे। वैसे तो देखा जाए ये फोर्स आपका वर्टिकल है, और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल है तो ये फोर्स यहाँ पर आएगा ऐसे। और समझने के लिए आप समझना चाहो क्यों नहीं आता है तो सपोज चलो लिखते हैं इस फोर्स को, तो इसको x के अलाउंग रिजॉल्व करते हैं। अब चाहे यहाँ ले जाओ चाहे यहाँ ले जाओ, है ना, कहीं पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे इसकी वैल्यू 0 होने वाली है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 90, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो 90 बना रहा है। तो अगर ये जिस एक्सिस के अलाउंग रिजॉल्व कर रहे हैं उस एक्सिस से 90 बना रहा है तो मतलब cos आएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे F4 cos 90, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो अल्टीमेटली टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी द रेजोल्यूशन along y-axis, resolving force
फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। अब देखिए जब वाई एक्सिस ये एक्सिस है इसके अलाउंग रिजॉल्व करना है हमें, तो इसके साथ अगर कोई फोर्स एंगल बनाएगा तो उसके अलाउंग कॉस लेंगे, उसके अपोजिट वाले के साथ साइन लेंगे। अब देखिए सबसे पहले फोर्स कौन सा था, F1। F1 फोर्स रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा। देखिए F1 किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। तो जब भी वाई एक्सिस के अलाउंग हम लिखते हैं, जैसे अभी मैंने एक्स एक्सिस के अलाउंग रिजॉल्व किया था और वाई एक्सिस वाला क्या होता ऑटोमेटिकली जीरो हो गया था। इसी प्रकार जब वाई एक्सिस के अलाउंग रिजॉल्व करेंगे और एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स आएगा तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर आप लिखते हैं F1 तो एक वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, चाहे ऊपर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, 90 डिग्री बना रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, F1 cos 90 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है F2। तो F2 का देखिए, F2 जो है आपका क्या रिजॉल्व होगा, हाँ होगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है। तो वाई एक्सिस के अलाउंग इसका कौन सा कंपोनेंट बनेगा, देखिए क्या ये वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है, हमें पता है नहीं पता, ठीक है ना। हमें कॉस से पता है, एक्स एक्सिस से पता है, एक्स एक्सिस साथ कॉस बनाया है तो इसके साथ बनाएगा साइन। तो कितना है ये F2 साइन थीटा 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, F2 साइन थीटा 1। अपवर्ड को मैंने पॉजिटिव ले लिया है, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लूंगा मैं। अब देखिए नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, F3। F3 का कंपोनेंट बनेगा y की तरफ, हाँ बनेगा, क्योंकि ये भी क्या है रिजॉल्व हुआ है दो कंपोनेंट में, क्योंकि ये भी ना x एक्सिस पे ना y एक्सिस पे, इसके दो कंपोनेंट बने। तो क्या y से एक्सिस से एंगल बना रहा है, हाँ बना रहा है, तो डायरेक्ट पता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिसके साथ रिजॉल्व कर रहे हैं, जिसके अराउंड रिजॉल्व कर रहे हैं उसी के साथ एंगल पता है, तो मतलब उसके साथ क्या बनेगा, cos F3 cos थीटा 2। इसके अपोजिट वाले के साथ साइन, देखिए अपने साइन लिया था पहले, है ना। अब ये भी ऊपर तो दोनों पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, F3 cos थीटा 2, क्लियर है, इसके साथ एंगल बना रहा था cos थीटा 2। नेक्स्ट आते हैं F4। अब F4 y एक्सिस के अलाउंग रिजॉल्व कर रहे हैं, y एक्सिस पे ही रखा हुआ है, एंगल कितना बनाएगा, 0। तो जिस एक्सिस के अलाउंग रिजॉल्व कर रहे हैं उसी के साथ 0 एंगल बना रहा है, तो cos 0 1। तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड, जैसे F1 के अलाउंग आपने जब रिजॉल्व किया था एक्सिस में, F1 डायरेक्ट F1 आ गया था cos 0। इसी तरह ये y एक्सिस के अलाउंग रिजॉल्व कर रहे हो, y एक्सिस पे ही रखा हुआ है, तो डायरेक्ट किया जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, है ना। इसको रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्लियर। तो रिजॉल्व किसको करते हैं, जिस एक्सिस के अलाउंग हमें रिजोल्यूशन करना है उस एक्सिस से अगर दूसरा जो कोई भी फोर्स है वो थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन में है तो वो उसका हमेशा रेजोल्यूशन होगा। और रेजोल्यूशन हमेशा 90 डिग्री में ही होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक परपेंडिकुलर, ठीक है ना, 90 डिग्री में होता है। दूसरी चीज, अगर वो एग्जैक्टली 90 डिग्री में तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, और उसी एक्सिस पे आ रहा है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाता है उसका, मतलब जो बीच में फोर्सेस आ रहे हैं उन्हीं के दो कंपोनेंट बनेंगे, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं चाहूंगा सेम क्वेश्चन को अपन रिजॉल्व करेंगे अलोंग F2 फोर्स। ये F2 फोर्स है, इसके अलोंग रिजॉल्व करना है, इसके अलोंग रिजॉल्व करना है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये अपने लिए एक एक्सिस हो जाएगी और इसके परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस होगी वो हमारी दूसरी एक्सिस हो जाएगी। मतलब हुआ क्या है, एग्जैक्टली में बॉडी थोड़ी सी टिल्ट हो गई है। मैकेनिक्स में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे जिसमें बॉडी क्या होती है, टिल्ट हो जाती है। उस कंडीशन में हम सीधी बॉडी को सीधा स्ट्रेट नहीं करते, क्वाड्रेंट जो है सीधा मान के नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम उसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेंट को ही टेढ़ा कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, हम एक्सेस को ही टिल्ट कर देते हैं। उससे सवाल जो है सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे, देखिए मुझे F2 के अलाउंग रिजॉल्व करना है इसको, तो सपोज F2 के अलाउंग रिजॉल्व करना है अगर, तो F2 जो फोर्स है उसको रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो एक्सेस पे ही आ गया। अब जैसे F1 के अलाउंग रिजॉल्व कर रहा था तो F1 एक्सेस पे आ गया था, अब F2 को करना है तो F2 एक्सेस पे आ गया, तो डायरेक्ट F2 लिख सकते हो आप। उसके परपेंडिकुलर जो कोई फोर्स आएगा तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा।
ठीक है ना। जो उसके बीच में एक आध फोर्स आएंगे उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, जहाँ पर नंबर ऑफ फोर्स ज़्यादा लग रहे हो जिस एक्सेस पे, हम उसी एक्सेस के अलावा रिजॉल्व कर देते हैं। तो वहाँ के फोर्स हम डायरेक्ट ले लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर जीरो हो जाते हैं, एक दो फोर्स बचते हैं उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। यही मेथड सबसे ईजिएस्ट मेथड होता है। तो उस केस में लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको सपोज जैसे मैंने F2 लिख दिया, अब इस फोर्स की बात करते हैं। तो अभी तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे है कि नहीं है नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर θ1 θ2 है। तो फॉर सम टाइम इसको मैं 90 डिग्री लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। 90 डिग्री पे ही है ये F3 क्वेश्चन में, क्योंकि गिवन रहता है। तो ये हमारे मान लेता हूँ F3 90 डिग्री पे है, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अब आता है फोर्स F4 की बात। देखो F4, तो F4 जब आप लिखोगे यहाँ पर, तो F4 क्या रिजॉल्व होगा? हाँ होगा। देखिए क्यों रिजॉल्व होगा, क्योंकि अब आपकी जो एक्सिस है वो एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, मतलब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, ठीक है ना। तो ये फोर्स जो है, जब हम पहले से मैंने क्वेश्चन किया था तो ये एक्सिस पे लाई कर रहा था, अभी एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अब मेरी एक्सिस ये है। F2 के अलावा अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ तो एक एक्सिस ये है, तो दूसरे एक्सिस परपेंडिकुलर होगी, तो ये अब एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे और क्वाड्रेंट के अंदर ही बनेंगे, ये भी ध्यान रखना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं 90 डिग्री यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इसको दो कंपोनेंट करेंगे, क्वाड्रेंट करने, इसका क्वाड्रेंट कहाँ है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, और थोड़ा मैं डाल कर देता हूँ, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, तो इसका क्वाड्रेंट ये फिक्स हो गया, एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा, एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा। देखिए हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, हमें F2 के अलावा चाहिए, तो हमें मतलब कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं इसका कंपोनेंट देखूं तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा तो F4 तो आएगा। अब मैं देखना चाह रहा हूँ एंगल, तो एंगल देखिए यहाँ गिवन होता तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो हम क्या करते हैं ऊपर के एंगलों का यूज करते हैं। इसकी जस्ट अपोजिट एंगल ये वाला आ जाएगा θ1, क्लियर है यहाँ पर, ये θ1 होगा। अब ये टोटल, ये अगर मैं सीधा देखूं तो ये कितना है टोटल 90, तो ये एंगल कितना होगा पर्टिकुलर, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस θ1, होगा कि नहीं होगा। अभी 90 माइनस θ1 है, मैं किसके अलावा रिजॉल्व कर रहा हूँ F2 पे। क्या मुझे ये F4 की फोर्स की जो एंगल है वो F2 फोर्स के अलावा पता है, एंगल पता है। F4 जो फोर्स है उसका जो एंगल है, मैं F2 जिसके अलावा मुझे रिजॉल्व करना है उसके अलावा मुझे एंगल पता है, ये मैंने निकाला अभी। तो इसके साथ क्या बनाएगा cos, तो कितना जाएगा F4 cos 90 माइनस θ1, इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा साइन। लेकिन अब ये F2 के अलावा रिजॉल्व कर रहा हूँ तो मैं F2 के अलावा वाला फोर्स लिखूंगा। और दूसरी चीज F2 मेरे राइट हैंड साइड पॉजिटिव माना है, ये लेफ्ट हैंड पे जा रहा है, देखिए इसका डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव होगा, तो कितना हो जाएगा F4 cos 90 माइनस θ1, क्लियर है। नेक्स्ट फोर्स आता है आपका F1, क्या ये रिजॉल्व होगा। देखिए अब अपनी एक्सिस ये नहीं है, ऐसी नहीं है एक्सिस कि एक्सिस पे लाई कर रहा है, नहीं। जब हम जिसके अलाउंड रिजॉल्व करते हैं उसके अलावा जो भी एक्सिस फोर्सेस हैं वो सब एक्सिस के बाहर चले जाते हैं, इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर इसके अलाउंड रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाला जो फोर्स है अब एक्सिस पे नहीं रहा, तो इसका इंक्लिनेशन बनेगा। तो इंक्लिनेशन जब बनेगा इसका, तो ये रिजॉल्व होगा एक एक्सिस के अलाउंग, एक वाई एक्सिस के अलाउंग, अपने क्वाड्रेंट पे ही है, क्योंकि क्वाड्रेंट हमने एक्सिस चेंज कर दी, तो क्वाड्रेंट एक फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ चला गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ जाएगा एक फोर्स, यहाँ जाएगा, हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए। तो जिसके अलाउंग रिजॉल्व करना है उसके साथ मुझे एंगल पता है, फोर्स कहाँ पता है θ1, उसके साथ क्या बनाएगा मतलब cos बनाएगा, तो F1 cos θ1, तो हम लिख सकता हूँ प्लस F1 cos θ1, ठीक है ना। जिसके अलाउंग रिजॉल्व करना था उसके साथ ही एंगल पता था मुझे, तो cos बनाएगा, ठीक है ना। F1 cos, और इस साइड मैंने पॉजिटिव माना है, प्लस ले लिया। अभी मैंने अच्छा वर्टिकल कंपोनेंट क्यों नहीं निकाला, अगर मुझे कोई बोलता है वर्टिकल कंपोनेंट निकालो, तो ये मेरे लिए वर्टिकल एक्सिस हो जाती, तो जो मैंने छोड़े हैं यहाँ पर साइन वाला, इसका साइन वाला, वो सब आ जाते हैं, क्लियर है। दूसरी एक चीज मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा आपको, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। सेम क्वेश्चन को आप F3 फोर्स के अलाउंग, F4 फोर्स के अलाउंग रिजॉल्व करके देखिएगा, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक चीज़ और मैं इसमें डायरेक्शन का थोड़ा सा बताना चाहता हूँ उसमें, कि सपोज यहाँ पर एक फोर्स लगाया मैंने F1, यहाँ मैंने ले लिया θ1, एक दूसरा फोर्स मैंने लगा दिया यहाँ पर F2,
और यहाँ से ये मैंने F2 फोर्स ले लिया, ठीक है ना। सपोज अब बहुत प्रॉब्लम जाती है, एंगल तो बच्चे निकाल लेते हैं, सपोज ये θ1 है तो यहाँ पर आप ये θ1 बोल दोगे जैसे इसके अपोजिट, तो ये कितना जाएगा आपका 90 माइनस θ1 सपोज, है ना। इसको आप निकाल लोगे एंगल को, तो सपोज इसका मैं रेजोल्यूशन लिखोगे तो आप इसका सपोज एक्स एक्स के अलावा, मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्स के अलावा इसको रिजॉल्व करो। ये एक्स एक्स ले ली मैंने, ये वाई वाई एक्सिस ले ली। सपोज मैंने बोला एक्स एक्सिस के अलावा रिजॉल्व करो, तो एक्स एक्सिस के अलावा रिजॉल्व करोगे तो बनी बात है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे भी नहीं, वाई एक्सिस पे भी नहीं है, F1 फोर्स, तो इसके कंपोनेंट बनेंगे दो। तो एक्स कंपोनेंट कौन सा बनेगा, F1 cos θ1, क्योंकि ये जिसके अलाउंग इसको रिजॉल्व करना उसी के साथ एंगल बना रहा है तो cos आएगा, ठीक है ना। तो आपने लिख दिया ये इजीली F1 cos θ1, ठीक है। राइट हैंड को आपने पॉजिटिव मान लिया, लेफ्ट हैंड को नेगेटिव। अब देखिए ये वाले फोर्स को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्वाड्रेंट मैंने बोला है क्वाड्रेंट में ही रखना है, तो क्वाड्रेंट में तो रखते हैं, वो सही करते हैं, इस क्वाड्रेंट के अलावा भी रिजॉल्व करना है, ये क्वाड्रेंट के अलावा भी रिजॉल्व करना है, ये क्वाड्रेंट के बाहर वहाँ नहीं जाएगा, ये फोर्स यहीं रहेगा। तो इसका जब रेजोल्यूशन लिखोगे आप, है ना, तो x के साथ कितना बनाएगा ये F2, और ये एंगल, इस एंगल का यूज करते हो आप θ1 का, है ना, तो x के अलावा रिजॉल्व कर रहे हो, x से ही एंगल पता है, तो f कितना जाएगा F2 cos θ1, ठीक है ना, F2 cos θ1, अगर θ1 का यूज कर रहे हो, 90 माइनस थीटा का यूज करोगे तो यहाँ साइन आएगा, यहाँ cos आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी राइट डायरेक्शन है, यहाँ पर भी राइट डायरेक्शन, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ये सपोज मैं पहले लिख देता हूँ उसको F2 cos θ1, तो बच्चे क्या करते हैं, ये भी राइट है, ये भी राइट है, लो भाई पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। ये तो सही है, ये चीज तो सही है कि आपने थोड़ा सा यहाँ पर राइट और यहाँ पर राइट देख लिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर सोचते हैं कि इसको नेगेटिव माना है, अपन ने क्वाड्रेंट को देख लेते हैं कि इस साइड क्वाड्रेंट के नेगेटिव माना है, पॉजिटिव माना है, इस साइड नेगेटिव माना है, इस साइड पॉजिटिव माना है, इस साइड नेगेटिव माना है, तो ये फोर्स जो आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ तो पॉजिटिव ले लेते हैं, लेकिन ये वाला फोर्स देखते हैं, इस साइड को देखते हैं, कहाँ रखा हुआ है ये नेगेटिव में, तो यहाँ नेगेटिव लिख देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। तो इस फोर्स के लिए ही ये डायरेक्शन में बताना चाह रहा था कि डायरेक्शन अपन को कैसे देखना है, अपन को डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा के देखना है, सारे फोर्सों को एक लाइन में ले आओ, या तो रिजॉल्व करने के बाद ले आओ या पहले ले आओ। जैसे कि सपोज इस फोर्स को मैं रिजॉल्व करने के पहले देखूं, इसका लाइन ऑफ एक्शन बढ़ाऊं, तो फोर्स यहाँ पर जाएगा अपना, लाइन ऑफ एक्शन इसका अगर मैं बढ़ा दूंगा तो, ठीक है ना। अल्टीमेटली कहाँ आ गया, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ये, तो ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा देते हैं सारे फोर्सों को, और फिर उसके बाद देखते हैं, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे, इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे, तो सपोज जैसे मान लीजिए आपने इसको सॉल्व किया, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस फोर्स को, ये वाला फोर्स सपोज आप ऊपर लेके गए, यहाँ पर ये फोर्स को ऊपर लेके गए, तो ये आपका एग्जैक्टली थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो इस फोर्स को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो एग्जैक्टली एक तरह से ये इसको ओवरलैप करेगा, तो ये भी कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा 1 होगा। तो इसको जब आप लिखने की कोशिश करोगे F2 फोर्स को, है ना, F2 फोर्स जो है F1 फोर्स के ऊपर ओवरलैप कर रहा है सपोज, तो इसको आप अगर लिखने की कोशिश करोगे, अभी एंगल अपन ने सेम ले लिया इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, एंगल अगर आप अलग लोगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। सपोज जैसे मान लो एंगल अपन लोग अलग ही ले लेते हैं, हाँ, तो इसको समझने के लिए काम करते हैं, मैं इस एंगल को ही अलग ले लेता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ये तो चीज़ आपको क्लियर होगी नहीं, ये एंगल में सपोज θ1 था, यहाँ पर मैंने F2 फोर्स लिया था, और इस एंगल को ले लेता हूँ मैं θ2 सपोज, ठीक है, कोई अलग एंगल है। तो देखिए यहाँ पर इसका कंपोनेंट तो सही निकाला, चलो ठीक है ना, F2 cos θ2, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्शन गड़बड़ हो रही है आपकी, तो आप कहेंगे इसका लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा लीजिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा लीजिए, ये F2 फोर्स। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने सपोज एंगल सेम था, यहाँ से दिक्कत जा रही थी, मैंने एंगल ही चेंज कर दिया, इसको मैंने ले लिया θ2, सपोज θ2, ये एंगल θ1 है, ये θ2। अब ये फोर्स जो है यहाँ θ2 है, तो सपोज इस फोर्स का मैंने लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ा दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ θ2 है, आगे θ2 रहेगी। इसका कंपोनेंट देखिए, इसका कंपोनेंट आप यहाँ रिजॉल्व करें
अभी भी कितना कंपोनेंट आ रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर रहा है, एक्स एक्सिस साथ कितना बना रहा है थीटा 2, कितना एंगल आ रहा है f2 cos थीटा 2। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, f2 cos थीटा 2। क्लियर है। यहाँ पर भी आप कितना आपने रिजॉल्व किया तो कितना लिखा था थीटा 2, f2 cos थीटा 2। मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम साइन में बच्चे क्या करते हैं, साइन कई बार क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ही रिजॉल्व किया है, सही किया है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही रखना है, लेकिन डायरेक्शन जब देखना है तो बच्चे क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये वाला जो फोर्स है वो राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो उसको प्लस मान लेते हैं, और ये लेफ्ट हैंड पे आ रहा है तो उसको नेगेटिव मान लेते हैं। ये बहुत गलती करते हैं बच्चे, है ना। डायरेक्शन देखते समय हमें क्या करना है, लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा देना, या तो करने के बाद बढ़ा दें, रिजॉल्व करने के बाद, या रिजॉल्व करने के पहले ही बढ़ा दें। मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आ रहा। अगर पहले बढ़ाएंगे तो देखिए आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज कि F1 जो है वो यहाँ बना रहा है पॉजिटिव है, ये भी इसको मैंने लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर दिया है, तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में राइट हैंड साइड है तो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर रखते हैं तो इसका जो डायरेक्शन है वो ये नेगेटिव नहीं मत देखें, आप इसको यहाँ आगे लाइन ऑफ एक्शन बढ़ाएं और ये डायरेक्शन फिर देखें, है ना। डायरेक्शन इसका देख के आपको ये एरो देख के आपको साइन कन्वेंशन रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको यहाँ पर देखा, अरे सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे नेगेटिव बना तो यहाँ नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट के बाहर नहीं जाना चाहिए। जब बॉडी टिल्ट होती है तो क्वाड्रेंट बच्चे क्या करते हैं, सपोज बॉडी टिल्ट हुई तो उसका 90 डिग्री यहाँ यहाँ और यहाँ बनाने की जगह पता चला उसको घुमा दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया। तो इस टाइप का फोर्स लाइन ऑफ एक्शन, अगर आप क्वाड्रेंट सही ध्यान नहीं रखेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन गलत बना देंगे, लाइन ऑफ एक्शन गलत बना देंगे तो डायरेक्शन साइन गलत ले लेंगे, ठीक है ना। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में रिजॉल्व अलोंग द एक्सिस रिजॉल्व करना सीखिए, ना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करिए। जिसके साथ एंगल बनाता है एक्सिस, जिस फोर्स के साथ एंगल बनाता है उसके अलावा कॉस और अपोजिट वाले की तरफ साइन, ये चीज को बार बार सीखिए अच्छे से, है ना। हॉरिजॉन्टल कॉस और वर्टिकल साइन इस चीज को नहीं रटना है हमें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा इसी पे बेस्ड सवाल, तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।